बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज मुझे ज्वाइन किया है रियाजुल हक और फैसल रज़ा खान साहब ने। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे उन अहम मामलात का जो इस वक्त मुल्की मंजरनामे पर काफ़ी प्रोमिनेंट हैं। इलेक्शन कमीशन की तकर्रियों में ताख़ीर, कराची के शहरी मनसूबों की सूरत हाल और आलमी मौशी दबाव के पाकिस्तान पर मुमकिन असरात पर तफसीली गुफ्तगू होगी। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सिंध और बलोचिस्तान से इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री के मामले पर, जो आईनी मुद्दत गुजरने के बावजूद ताहाल तातुल का शिकार है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत ना होने के बायस तकर्रियों का अमल आगे ही नहीं बढ़ सका है। आइन के आर्टिकल 213 और 218 के तहत ये तकर्रियाँ ज़रूरी हैं, जबकि मज़ीद ताख़ीर से आइंदा इंतखाबी तैयारियों पर भी असरात मुरतब होने का खदशा है। इस मामले पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ हैं नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद फ़हीम अख्तर। फ़हीम, सबसे पहले ये बताएं कि आइन में तो बड़े ही वाज़े अल्फाज में ये बात मौजूद है कि 45 दिन के अंदर जो है नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की लाजमी तौर पे तैनाती होगी, तो फिर ये 1.5 साल का अरसा कैसे गुजर गया? इसके बावजूद ये प्रोसेस क्यों नहीं हो सका है, बताइएगा हमें। बहुत शुक्रिया फरजाना। ये खबर है, ये पाकिस्तान की सियासत से, पाकिस्तान की जमहूरियत से सियासी जमातों से और वोटर्स के हकूक़ से जुड़ी हुई है। गो कि ये ख़बर पुरानी है, लेकिन ये इशू अभी तक ज़िंदा है और अगर इस मामले को हम टेकअप नहीं करते या इस मामले के ऊपर बहस या बात नहीं करते तो ये मामला दब जाएगा, जिस तरीके से बाकी मामला दबाए जाते हैं। आपके इल्म में है, पाकिस्तान का ये वाहिद इंतखाबी इदारा है जिसने आम इंतखाबात कराने हैं, सैनेट इंतखाबात हों, सदारती इंतखाबात हों या फिर बल्दियाती इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात हों, ये करवाने हैं और इनके ज़रिए ही पाकिस्तान के हुक्मरान बनते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, वज़ीर आला समेत सदर और सेनेटर्स बनते हैं। फिर बल्दियाती जो इदारे हैं वो भी तश्कील पाते हैं। अवाम इसमें वोट डालते हैं, उनके हकूक़ होते हैं। सियासी जमातें इसमें हिस्सा लेती हैं, उनके हकूक़ होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस इदारे को गैर फ़ाल रखने की, या यूँ कह सकते हैं कि अगले इंतखाबात को भी मुतनाज़ा करने की एक साजिश या एक कोशिश जो है वो हमें नज़र आ रही है। वो इस तरह से कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, मेंबर सिंध निसार दुरानी और मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जुतोई, इन तीनों की मुद्दत 26 जनवरी 2025 को मुकम्मल हो जाती है और आज 1.5 साल गुजरने के बावजूद ये अभी तक मौजूद हैं। 26वीं आईनी तरमीम होती है। 26वीं आईनी तरमीम के अंदर ये शिक शामिल की जाती है कि जब तक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान नहीं आते तब तक ये जो मौजूदा मेंबरान हैं ये बतौर इलेक्शन कमीशन काम करते रहेंगे। ठीक है। अब प्रोसेस बड़ा क्लियर है कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत होनी है और उस मुशावरत के बाद तैनातियों का अमल शुरू हो जाएगा। कमेटी बनाई जाएगी, 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बनेगी। 3-3 नाम ये देंगे। अगर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर मामला कमेटी में जाएगा और कमेटी फिर इत्तफ़ाक़ राय से या फिर कसरत राय से इलेक्शन कमीशन की तैनाती कर लेगी। अब मामला ये है कि 16 मई 2025 को अदालत के हुक्म के ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उस वक्त के अपोजिशन लीडर जनाब उमर अयूब को ख़त लिखा था और ये कहा था कि आए मशावरत करते हैं, लेकिन उस ख़त में कोई तारीख़ नहीं दी गई थी। अपोजिशन लीडर ने, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हुकूमत को तस्लीम करने से इनकारी थी, पहले उन्होंने ताख़ीर की, बजाय वज़ीर आज़म को जवाब देने के उन्होंने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को खतूत लिखना शुरू कर दिए और अपनी तरफ से नाम भेजना शुरू कर दिए। लेकिन फिर अपोजिशन लीडर ने आखिर में ख़त लिख दिया वज़ीर आज़म को कि ठीक है जी, हम मशावरत के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके अगले एक हफ़्ते के अंदर अंदर उमर अयूब साहब को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से सज़ा दे दी जाती है और फिर यही इलेक्शन कमीशन जिसकी तैनाती की ये बात कर रहे थे वो इनको डिस्क्वालीफाई करार देकर उनकी नशिस्तें खाली करार दे देता है। अब ये मामला उस वक्त से लेकर अब तक लटका हुआ है। नए अपोजिशन लीडर जिस तरह से आप हमें बता रहे हैं, ये सूरत हाल इस वक्त जो है वो ऑलमोस्ट डेडलॉक जैसी ही है, लेकिन इस डेडलॉक की असल वजह क्या है? क्या आप समझते हैं ये सिर्फ वज़ीर आज़म या फिर अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत का मसला है, या फिर मामला कुछ और है, या फिर सियासी इख्तिलाफात हैं?
देखिए 2024 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे ज़्यादा जो इंतखाबी उज़रदारियाँ आई थी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील दिए गए थे, और आज तक एक भी पंजाब और इस्लामाबाद का जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फ़ैसला है वो मेरिट के ऊपर नहीं सुना गया। वो मेरिट्स की बजाय जो एक कह सकते हैं कि टेक्निकलिटीज़ के ऊपर जाकर उनकी जो पिटीशंस हैं उनको रिजेक्ट किया जाता है। एक वजह ये है। दूसरा बाई इलेक्शंस हैं। तीसरी वजह सियासी जमातें बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटर पार्टी इंतखाबात तस्लीम नहीं किए जा रहे। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, वो एक पूरी लंबी डिबेट है, और इसके अलावा बहुत सारे और मामलात हैं जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुकूमत वक्त को कोई टफ टाइम नहीं देना चाहता। बल्दियाती इंतखाबात अभी होने हैं, पंजाब और इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात फहीम, कौन किसको टफ टाइम देना चाहता है, इसको ये तो मामला ही सारा अलहदा है ना, लेकिन आइन तो इस मामले पर बड़ा वाज़ेह है, वो तो क्लियर कट टाइमलाइन देता है, फिर उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है? मैं वही बता रहा हूं कि उसकी वजह यही है कि इलेक्शन कमीशन कई मकामात और कई जगहों के ऊपर जाकर हुकूमत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। यही वजह है कि वज़ीर आज़म की तरफ से इस प्रोसेस को इनिशिएट नहीं किया जा रहा। और कई दफ़ा हमने अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई को अप्रोच किया, उनसे पूछा कि आप अगर वो नहीं करना चाहते तो आप अप्रोच करें। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली मुतअद्दिद मरतबा अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई साहब को कह चुके हैं कि आप वज़ीर आज़म को ख़त लिखें, आप वज़ीर आज़म से रब्ता करें, क्योंकि आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो नहीं है, आपकी अलग जमात है पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, आप अपोजिशन लीडर हैं, आप बात करें ताकि एक आइनी मामला, एक आइनी जो बहरान सा पैदा हुआ है उसको ख़त्म किया जा सके। लेकिन महमूद खान अचकज़ई साहब रब्ता नहीं कर रहे। अब ज़रा ये बताते हैं कि चंद दिन पहले इलेक्शन कमीशन में पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी का एक केस आया, उसके इंटर पार्टी इंतखाबात तस्लीम नहीं किए जा रहे, उल्टा उनके आइन के ऊपर ये एतराज़ात लगाए जा रहे हैं कि ये मुल्की आइन के अगेंस्ट है। तो अब ज़रा ये बता रहे हैं कि अब महमूद खान अचकज़ई साहब शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या फिर कोई वज़ीर आज़म से रब्ता करने की कोशिश करें, तब जाकर मामला चलेंगे। लेकिन अगर हम आइनी पोजीशन की देखें तो 26वीं तरमीम कहती है कि जब तक नए नहीं आएंगे ये काम करते रहेंगे, लेकिन आइन का आर्टिकल 215(4) की शेक कहती है कि 45 रोज़ में आपने इनकी तैनाती मुकम्मल करनी है। तो एक तरफ एक आइन की शेक को माना जा रहा है, दूसरी आइन की शेक की जो है वो मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब मामला डेडलॉक का भी शिकार है, मामला खटाई में भी पड़ा हुआ है, और सिचुएशन जो है वो अब ये है कि अगले इंतखाबात मुतासिर हो सकते हैं। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर आएंगे, वो अपनी टीम बनाएंगे, नए मेंबरान आएंगे, वो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि मामला काफ़ी सीरियस है। मामला काफ़ी सीरियस है। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, रियाजुल हक और फैसल रजा खान साहब। फैसल, आप फ़हीम से इस हवाले से कोई सवाल करना चाहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक एलेबरेट कर दिया है फ़हीम ने। अगर रियाज साहब के पास कुछ सवाल हो तो मैं एक सवाल करूंगा फ़हीम से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को मेरा ख्याल है कि इनसे बेहतर इतने अरसे में हम जब तक देखते रहे हैं, इनसे बेहतर किसी ने कवर नहीं किया, क्योंकि इशू सिर्फ एक मखसूस उस पर नहीं है कि मेंबर्स या जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनकी तैनाती का, बल्कि उनके 26वीं आईनी तरमीम के बाद उनके यहाँ होने से किन किन जगहों पर उनको फ़ायदा हो रहा है। ट्रिब्यूनल्स की उन्होंने बात की। एक और जो सबसे बड़ा जनरल इलेक्शन के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है लोकल गवर्नमेंट के या जो मकामी जो जिसे कहते हैं इलेक्शन, लोकल इलेक्शन जिसे कहा जाता है, बल्दियाती इंतखाबात जिसे कहा जाता है। सूबों में थोड़ा सा उस पर अगर फ़हीम वो भी रोशनी डालिएगा, क्योंकि जब से 1.5 साल हो गया इनकी जो है वो तैनाती और ये मुस्तकिल नई टीम आएगी, मसाइल होंगे, तो हुकूमत तो ज़ाहिर है सिस्टम तो बेनिफिशरीज़ का है, लेकिन जो इंतखाबात नहीं हो पा रहे, जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, उस पर थोड़ा सा अगर उसको टच कर दें कि ओवरऑल किस जगह पे क्या कब से नहीं हुए और क्या सिलसिला है। खैबर पख्तूनख्वा में टाइम अभी कंप्लीट हुआ है तकरीबन, और उन्होंने एक का तरमीम करने की कोशिश की। उन्होंने कहा आप छोड़ दें, आप ऐसा करें कि आप वहाँ जाएँ और दोबारा इंतखाबात करवाएं, जबकि पंजाब और फेडरल में खैर खैरियत है, उनसे वो तरामीम पे तरामीम कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको ज़रा देखिएगा, ये एंगल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया रियाज भाई, बहुत अहम ये एंगल है, और यही एक वजह भी हो सकती है हुकूमत की तरफ से इनको ना हटाने की। देखिए, बल्दियाती इदारे बुनियादी तौर पर जहाँ जहाँ डेमोक्रेसीज़ हैं वहाँ पर ये नर्सरी कहा जाती है जमहूरियत की, और बदकिस्मती से पाकिस्तान में एक तो इख्तियारात
नहीं दिए जाते बल्दियाती हुकूमतों को, और अगर इख्तियारात दिए जाते भी हैं तो डेथ सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने की हद तक होते हैं। इसके अलावा इनके पास तरक्याती काम भी MNAs MPAs अपने पास, मिनिस्टर्स अपने पास रखते हैं। मामला ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो बल्दियाती इदारों की मुद्दत है वो मार्च और जून 2026 में मुकम्मल हुई है। अब इलेक्शन कमीशन और इनके दरमियान मामला चल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने एक तरमीम की है, जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसको इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात के अंदर मुदाखलत है, और 28 तारीख को उनको तलब कर रखा है। अगर दूसरी तरफ हम देखें पंजाब और इस्लामाबाद में, तो तकरीबन 4 साढ़े 4 साल हो चुके हैं यहाँ पर इंतखाबात ड्यू हैं। अभी तक यहाँ पर इंतखाबी प्रोसेस, कभी हल्का बंदियाँ होती हैं, फिर हल्का बंदियाँ तब्दील कर दी जाती हैं, बल्दियाती कानून में तरमीम ला दी जाती है या ऑर्डिनेंस ला दिया जाता है, और इलेक्शन कमीशन सुमन बुकमन उमयन फॉर्मूला यर्जीउन की तरह खामोशी से इसको एक्सेप्ट कर लेता है। और जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को टफ टाइम दिया जा रहा है, वैसे पंजाब और इस्लामाबाद की हुकूमतों को टफ टाइम नहीं दिया जाता। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि पंजाब और इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात 4 साढ़े 4 साल से नहीं हुए। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा की एक टर्म की बल्दियाती इदारों की मुद्दत भी मुकम्मल हो चुकी है। अगर हम सिंध की बात करें तो उसमें 2 फेजेज़ में इलेक्शंस हुए थे, तो 1.5 से 2 साल उनके मुद्दत को मुकम्मल होने में रहता है। इसी तरीके से बलूचिस्तान में 1 साल मुद्दत रहती है। तो बात यह है कि बल्दियाती इदारों के ऊपर इलेक्शन कमीशन, मौजूदा इलेक्शन कमीशन ने खामोशी इख्तियार की हुई है। ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा वक्त तक रहने वाला इलेक्शन कमीशन है। 6.5 साल हो चुके हैं, और 4 साढ़े 4 साल तो बल्दियाती इदारे पंजाब और इस्लामाबाद के फ़ाल ही नहीं हो सके। बलूचिस्तान में क्वेटा के अंदर बल्दियाती इंतखाबात आज तक नहीं हो सके। तो बात वही है, जिस तरीके से रियाज भाई आपने जो सवाल किया कि ये इनकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ जनरल इलेक्शंस, सेनेट इलेक्शन, सदारती इलेक्शंस कराना नहीं, बल्कि बल्दियाती इलेक्शंस भी इनकी आइनी जिम्मेदारियों में से है। तो ये आइनी जिम्मेदारियों से भी इलेक्शन कमीशन भाग रहा है, और फिर मर्जी की पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स भी की जा रही हैं, लोगों को एक्सटेंशंस पे एक्सटेंशंस दी जा रही हैं। ईस्टा कोड हो, मौजूदा कानून हो, अपने इख्तियारात हो, उनकी भी खिलाफ वर्जी करते हुए सारे मामलात किए जा रहे हैं। तो इसका बुनियादी हल यही है कि फिल फॉर इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनाती के लिए सियासी जमातें, फिल फॉर इंतखाबात ही इसका बुनियादी हल है। ठीक है फ़हीम, हमारे पास काफ़ी डिटेल हैं। फैसल, पूरा मामला आपने भी सुना है। एक बड़ा अहम पॉइंट इस पूरे मामले के अंदर जो है वो है आइन को लेके। हम क्यों आइन से खिलवाड़ करते रहते हैं? वो जो हम आइनी तकाज़ों की बात करते हैं, वो आखिर आइनी तकाज़े कहाँ पर हैं? या फिर हम कहें कि इस मामले के अंदर सिर्फ वो आइनी तकाज़े जो हैं वो किताबों तक ही महदूद होकर रह गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरजाना। बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि हम जमहूरियत का राग तो बहुत अलापते हैं और पार्लिमान की बालादस्ती की बातें करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही सियासी जमातें जब इक़्तिदार का मज़ा ले रही होती हैं तो उस वक्त जो है वो तमाम तर आइन, पार्लिमान और दीगर तमाम चीज़ें भूल जाती हैं। ये अनफॉर्चुनेट है कि आप देखें कि एक चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, जिनकी तकर्री 27 जनवरी 2020 को हुई, और 5 साला मुद्दत है एक चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की और मेंबरान की, और बलूचिस्तान और सिंध के मेंबरान और प्लस जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है अपनी मुद्दत पूरी कर लेते हैं और 1.5 साल से वो बराजमान हैं। अब आइन का आर्टिकल 215 जो है, जिसकी शेख 4 का जिक्र फ़हीम कर रहे थे, उसमें जो है वो बड़ा वाज़ेह है कि 45 दिन के अंदर अंदर जब मुद्दत मुलाजमत जो है वो ख़त्म हो जाती तो उसके 45 दिन, यानी कि ग्रेस पीरियड तो ऑलरेडी दिया हुआ है 45 दिन का, 1.5 महीने का, तो उसके अंदर जो है वो अपोजिशन लीडर और वज़ीर-ए-आज़म ने मशावरत करके चंद नामों में से जो है वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से फ़ैसला करना। अब बात यह है कि इसी आइन के आर्टिकल 215 के अंदर जो है वो 26वीं आइनी तरमीम के तहत एक शिक जो है वो इसको इंसर्ट किया गया, जिसके तहत अब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान जो हैं वो 1.5 साल से बराजमान हैं। उनको आइन का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है इस हवाले से, क्योंकि उनकी काफ़ी खिदमात हैं ओवरऑल जो है वो मामलात के हवाले से। अब हम आइन के आर्टिकल 213 की जब बात करते हैं तो फ़हीम ने खैर उसको एलेबोरेट कर दिया है कि उसका तरीक़ाकार क्या है, और 218 जो आइन की शेक है उसमें बेसिकली वो ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं कि आपने गैर जानिबदाराना, शफ़ाफ, मुनसिफ़ाना और आज़ादाना इलेक्शन करवाने हैं। वो कितने हैं वो खैर आवाम को भी पता है, सबको पता है कि अनफॉर्चुनेटली जमहूरियत के साथ बुनियादी तौर पर हो क्या रहा है। लेकिन अफसोसनाक पहलू इसका ये भी है कि फरजाना एक 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से चंद जो उज़रदारियाँ या दरख्वास्तें थीं वो सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेर समात थीं और हैं।
अच्छा, अब वो उसके अंदर भी इब्तदा में यही बहस होती रही कि 26वीं आईनी तरमीम जो है इसको सुनने के हवाले से बेंच जो है वो ना सुने बल्कि फुल कोर्ट सुने, और फिर उसके बाद जो है वो आईनी अदालत बन गई और ये मामला आईनी अदालत को रेफ़र हो गया। अभी तक तो ये फैसला ही नहीं हुआ कि वो दरख्वास्तें काबिल समाअत भी हैं या नहीं हैं, और इसी के साथ साथ ये फैसला भी नहीं हुआ कि नोटिस जारी नहीं हुए। ज़ाहिर है वो दरख्वास्तों पर ही फैसला नहीं हुआ तो नोटिस क्या जारी होने थे। अब सूरत हाल ये है कि वो आईनी अदालत के पास है, लेकिन आईनी अदालत ने अभी तक 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर कुछ ज़्यादा आगे पेशरफ नहीं हो सकी उन दरख्वास्तों के ऊपर। और जो सुप्रीम कोर्ट का मामला था, सुप्रीम कोर्ट में भी 3 हेयरिंग्स जो हैं वो एटलीस्ट कमोबेश हुई हैं, और उसमें भी एक बहस होती रही कि फैसल जमहूरियत की बात आप कर रहे हैं, जमहूरियत होती है बातचीत से, और बातचीत के बाद आती है इत्तफाक़े राय। इत्तफाक़े राय जो चीज़ होती है वो बड़ी अहम होती है। तो यहाँ पर क्या वजह है कि हुकूमत और अपोजिशन जो है वो कंसेंसस जो होते हैं वही नहीं बना पा रहे हैं? आप क्या समझते हैं, क्या इसका जो नुकसान है वो जमहूरी निज़ाम और इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को नहीं पहुँचेगा क्या? जी डेफिनेटली ये बिल्कुल पहुंचेगा, और उसका ख्याल ना तो जो है वो हुकूमत रख रही है, ना ही जो है वो अपोजिशन लीडर जो है उनको इसका ख्याल है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अपोजिशन सिरे से वो पार्लिमान के अंदर बैठते ज़रूर हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी इंजॉय करते हैं। अगर आप हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं तो अपोजिशन को भी तो बनाए ना। हाँ। कि मतलब है वो वक्त ज़ाया कर रहे हैं पूरी कौम का, वो सड़कों पे एहतजाज करते हैं, कंटेनर्स के ऊपर चढ़ने का उनको शौक है, लेकिन वो कभी भी जो है इस बात को नहीं सोचते कि एक इलेक्शन कमीशन जिसने बल्दियाती इंतखाबात करवाने हैं, जिसने हल्का बंदियाँ करनी हैं, जिसने आइंदा इंतखाबात के हवाले से पूरा प्लान मुरतब करना है, पोलिंग स्कीम मुरतब करनी है, उस इलेक्शन कमीशन एक स्ट्रेटेजिक फैसला होता है, एक स्ट्रेटेजिक प्लान जो है वो डिवाइस किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो मुनस्सर करती हैं इस चीज के ऊपर। रियाज से इस हवाले से पूछ लेते हैं। रियाज, पार्लियामान से आप भी तो सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, मुझे सिर्फ इतनी बात बताएं कि अगर कल किसी वजह से आम इंतखाबात या फिर सेनेट के इलेक्शन का शेड्यूल आ जाता है तो क्या हमारा जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी बगैर किसी तनाज़े के निभा सकेगा? देखिए, अब फरजाना अब मामला ये हो गया है, चाहे वो अदालतों का हो या इलेक्शन कमीशन का हो, तनाज़ा हो या ना हो, अब वो शायद मैटर भी नहीं करता। अब अंदाज़ा लगाएं कि एक ऐसी आईनी पोजीशंस हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं, ये कोई ऐसी पोजीशन नहीं है कोई डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर या डीजी की अपॉइंटमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं और 1.5 साल हो गया है, और बीच में ठीक है तरमीम भी होगी, आपने उसका कवर भी ले लिया, लेकिन कम अज़ कम नई टीम का आना ज़रूरी है, चेयरमैन का आना ज़रूरी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आना ज़रूरी है, इस तरह मेंबर्स वगैरह उनकी जो है वो परवाही किसी को नहीं है। तो अपोजिशन एहतजाज करती है या कहीं पे कोई बयान आता है या कुछ होता है, वो अब मैटर नहीं करता, क्योंकि मामलात कहीं और चले गए हैं। तो उसका नुकसान जो है, जैसे आगे आपने जब फैसल से सवाल पूछ रही थी, इसका जो नुकसान है वो जमहूरियत, जमहूरी कदरों को और जो जमहूरियत की मजबूती है और इदारे हैं उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि उन इदारों के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनको समझ आ जाती है कि यहाँ पे सर्विसेज देने पे, जो इदारे की बेहतरी के लिए काम करने से नहीं बल्कि कुछ और मामलात से जो है आपका जो है वो उल्लू सीधा हो सकता है, और आप 10 साल भी चल सकते हैं और 15 साल भी चल सकते हैं। तो ये एक इदारों को खोखला करने वाला जो है एक एफर्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है वहाँ पे मुस्तकिल तैनाती नहीं की जा रही। तो मेरा ख्याल है कि संजीदा कोशिश होनी चाहिए, वज़ीर आज़म को कम से कम दोबारा एक ख़त लिखना चाहिए ताकि मुशावरत हो अपोजिशन लीडर के साथ और ये मामला हल हो जाए खुश असलूबी से। मेरा ख्याल है कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, थोड़ा सा अनाओं को जो है वो साइड पर करके मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे फरजाना एक चीज़ इंपॉर्टेंट है बड़ी, वो ये है कि आइन का आर्टिकल 218 जो है वो इलेक्शन कमीशन को पाबंद बनाता है कि उसने अवाम के अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन और जमहूरी अक़दार जो हैं उसके हवाले से एक एतमाद पैदा करना है। अब ये जो सूरत हाल है इसमें मुझे बताएं कि अवाम के अंदर एक बदएतमादी पहले से मौजूद है, और अगर जो है वो ये इस किस्म के फैसले आइनी पोजीशंस के हवाले से नहीं होते बर वक्त, तो उस सूरत हाल में अवाम का एतमाद जो है वो जमहूरियत के ऊपर मजीद कमज़ोर होगा, जो कि पाकिस्तान के ओवरऑल जमहूरी निज़ाम और पार्लिमान और फिर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स हैं, गवर्नेंस है, बाकी चीज़ें हैं, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और अवाम का एतमाद मजीद कम होगा। तो मुल्क के अंदर जो है वो पहले ही बहुत सारे मसाइल हैं दाखिली सतह पे, और अगर इस तरह अवाम जो है बदजन होते हैं जमहूरियत से और पार्लिमान से और इस किस्म के निज़ाम से, तो मैं समझता हूँ कि उसको बहाल करने में फिर कई साल लगेंगे, और ये बड़ा मुश्किल एक मरला होगा, और पेचीदगियाँ जो हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। इसके ऊपर कम अज़ कम हुकूमत को फौरी तौर पर सोचना चाहिए कि
चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती के लिए फौरी फैसले किए जाएं। अगर अपोजिशन लीडर जो हैं उनको भी अपने अनाज छोड़ के इसके हवाले से वज़ीर आज़म से रब्ता करना चाहिए, दोनों को मिल बैठना चाहिए, इस पर कोई इत्तफाक़ राय हो। जो 3-3 नाम जो हैं दोनों तरफ से आने हैं वो आए, किसी नाम के ऊपर इत्तफाक़ राय हो, नहीं होता तो कम से कम पार्लिमानी कमेटी बैठे तो ये और मामलात आगे चले। और इस किस्म के जो आईनी मामलात हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट को भी किसी ने और आईनी अदालत को भी नहीं रोका किसी ने कि वो इंटरवीन करके जो है वो इस मसले के हल के लिए अपना किरदार अदा इंटरवीन करना चाहिए। बैठें, बात करें, मसले का हल निकालें, कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो सामने आ ही जाएगा। नाज़रीन, सवाल यहाँ पर सिर्फ नए चीफ कमिश्नर की तैनाती का नहीं है बल्कि आईनी तकाज़ों, इदारों की साख और जमहूरी अमल के तसलसल का भी है। अगर तैनातियों में ताख़ीर जारी रही तो मुस्तकबिल के इंतखाबी शेड्यूल, हल्का बंदियों, इंतखाबी तैयारियों और इलेक्शन पर अवामी एतमाद से मुतालिक सवालात मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। इसी सवाल के साथ वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सिंध और बलोचिस्तान से इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री के मामले पर गुफ्तगू की है जो आईनी मुद्दत गुजरने के बावजूद ताहाल तातुल का शिकार है। इस मौजू पर हमारे साथ रियाजुल हक और फैसल रजा खान साहब मौजूद थे। अब रुख करते हैं कराची का, जहाँ हॉक्स पे स्कीम 42 3 दिहाइयाँ गुजरने के बावजूद मुकम्मल ही नहीं हो सकी है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तरक्याती कामों में ताख़ीर, प्लॉट्स पर कब्ज़ों और अलॉटीज़ को कब्ज़ा और लीज़ ना मिलने पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा कराची फ़रीद आलम से। फ़रीद, सबसे पहले तो बताइए आखिर क्या वजह बनी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने हॉक्स पे स्कीम 42 की तहकीकात का हुक्म दे दिया है, और वो जो ऑडिट रिपोर्ट आई है उसमें ऐसी कौन सी संगीन बेज़ाब्तियां हैं जिनको हाईलाइट किया गया है? जी बिल्कुल। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने एलडीए की स्कीम 42 जो कि एलडीए ने आम शहरियों के हाउसिंग के लिए शुरू की थी 1993 में, 1993 से 2026 आ गया, लेकिन एलडीए अपने किसी भी अलाटी को वहाँ पर प्लाट देने में कामयाब नहीं हो सकी है। जबकि इसके बरक्स अलाटियों से करोड़ों रुपए एलडीए प्लाट की मद में वसूल भी कर चुकी है, जबकि गवर्नमेंट की जानिब से भी एलडीए को लाखों करोड़ों रुपए ज़मीन की डेवलपमेंट के नाम पर दिए जा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद जो अफसरान हैं उनकी नाअहली की वजह से, कब्जा माफिया की वहाँ पर बढ़ते हुए असर रसूख की वजह से जो अलाटीज़ हैं, जो कराची शहर से जो लोग रहते हैं, जिन्होंने पैसे जोड़ के अपने लिए आशियानियाँ बनाने के लिए एलडीए में इन्वेस्टमेंट की थी, उनकी इन्वेस्टमेंट डूबती हुई नज़र आ रही है। हर साल इसका ऑडिट किया जाता है कि एलडीए ने कितने फंड थे जो ज़मीन की डेवलपमेंट पे खर्च किए, कितने फंड जो ज़मीन के दस्तावेज़ात पे खर्च किए गए। तो उन हवाले से हमेशा ऑडिट पैराज में एतराज़ात उठाए जाते हैं। गुज़िश्ता दिनों भी यही हुआ, जो रवां साल का ऑडिट हुआ था उसमें भी ये निशानदेही की गई कि एलडीए में जो अखराजात और आमदनी का में जो है तवाज़ुन नहीं है, आमदनी से ज़्यादा अखराजात दिखाए जा रहे हैं। जो आमदनी इनकी थी और जो फंड हुकूमत सिंध की जानिब से एलडीए को दिए गए थे वो सही जगह पर इस्तेमाल नहीं किए गए। ये शिकायतें आम हो चुकी हैं। शहरियों की जानिब से भी ये शिकायतें 1993 से की जाती है। देखिए, कराची की 2 स्कीमें ऐसी हैं जिन्होंने कुरानदाजी की, अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट के बाद शहरियों से पैसे भी लिए लेकिन उनको प्लॉट नहीं दिए, जिसमें एलडीए की स्कीम है 42 है, इसी तरह तैसा टाउन एमडीए की स्कीम है। इन दोनों स्कीमों में जो शहरी हैं उन लाखों के हज़ारों की तादाद में वो शहरी हैं जिनके करोड़ों रुपए फंसे हुए। हुकूमत की जानिब से, ना ही इन दोनों अथॉरिटीज़ की जानिब से ये कोशिश की जा रही है, कोई संजीदा इक़दाम किए जा रहे हैं कि इन अलॉटीज़ को उनके प्लाट दे दिए जाएँ। एलडीए की अगर बात की जाए, स्कीम 42 में 6243 एकड़ ज़मीन इनको दी गई थी कि इस पर आप हाउसिंग स्कीम बनाएंगे। 11,000 कुछ की ये रकबा था, मुकम्मल 11,000 एकड़ का ये रकबा था जो केडीए से लेके एलडीए को दिया गया था। एलडीए को देने का मकसद ये था कि लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम बनाई जाए और शहरियों को सस्ते मकानात फराम किए जाए। लेकिन एलडीए उस वक्त के जो एलडीए के अफसरान थे उन्होंने इसमें इंतहाई सच अ लॉन्ग टाइम 33 साल गुजर गए, उसके बावजूद ना तरक्याती काम मुकम्मल हुए हैं, ना प्लॉट होल्डर्स को कब्जा मिला है और ना लीज मिली है। अब इस डिले की जिम्मेदारी किसकी है और क्या किसी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई हुई है या कार्रवाई का इम्कान भी जाहिर किया गया है क्या?
देखिए, इस 32 साल की जो निशानदेही है, 32 साल की ताखिर होने की निशानदेही मीडिया की जानिब से भी मुसलसल की जाती रही है। हम खुद भी करते रहे, जब भी हमसे मिनिस्टर जो बल्दियात के लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, वज़ीर बल्दियात, वो मिले, जितने मिनिस्टर आए इस 32 साल के दौरान, सबसे ये शिकायतें की गई हैं, निशानदेही की गई है कि शहरी लाखों शहरी है जिनके करोड़ों रुपए आपकी स्कीम में डूबे हुए हैं, आपके अफसरान काम नहीं कर रहे। 6243 एकड़ ज़मीन के अंदर से भी 3000 से ज़ायद एकड़ ज़मीन है जो कब्जा माफिया के नरगे में है, जिनके खिलाफ कोई खातिर ख्वाह कार्रवाई नहीं की जाती। कार्रवाई की भी जाती है तो दिखावे के लिए कार्रवाई की जाती है, एक दिन के लिए वो इंक्रोचमेंट हटाई जाती है, उसके बाद दोबारा वो इंक्रोचमेंट कायम कर ली जाती है। अब तो यहाँ तक सिलसिला पहुंच चुका है, जो अलॉटीज हैं जिन्होंने ये प्लॉट कुरानदादी में हासिल किए थे, उनकी ज़मीनों पर कब्जा माफिया ने पक्के मकानात बना लिए। कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पर एक जाली हाउसिंग स्कीमें बना के वहाँ पर प्लॉट फरोख्त किए जा रहे हैं। एलडीए हुकाम की तवज्जो इस जानिब 32 साल में संजीदा एलडीए की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए गए। जिस वक्त 93 में ये इन प्लाटों की कुरानदादी की गई थी तो उस वक्त कहा यह जा रहा था एक साल के अंदर इस पूरे जो हाउसिंग स्कीम इसको डेवलप करके अलाटीज के हवाले कर दी जाएगी, लेकिन 93 से 2026 आ गया। इस दौरान एलडीए को हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए दिए गए, ना सिर्फ हुकूमत की जानिब से बल्कि एलडीए ने मुख्तलिफ औकात में शहरियों से जिनको ये प्लॉट कुरानदादी में मिले थे अलॉटीज से लीज के नाम पर और डेवलपमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए वसूल किया। अब ये करोड़ों रुपए कहाँ खर्च किए गए? जब एलडीए से ये सवाल किया जाता है कि आप बताएं कि आपने गवर्नमेंट से भी एक तरफ फंड लिए, एक तरफ आपने शहरियों से भी फंड लिए, वो फंड आपने खर्च कहाँ किए? स्कीम 42 की अगर हम बात करें तो इस वक्त भी वो जंगल का मंजर पेश करती है, ऐसा लगता है कि उस पर कभी कोई काम किया ही नहीं किया। इस दौरान तकरीबन 10 से ज़्यादा डीजी तब्दील हो चुके हैं, लेकिन किसी भी डीजी की ये तरजीह नहीं रही कि वो इस हाउसिंग स्कीम को बना ले। अभी गुज़िश्ता दिनों जब इजलास हुआ इस पर निसार खोड़ो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने पूरी एलडीए के इंतजामिया को, जबकि उसके अंदर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात वसीम शमशाद की मौजूदगी में शदीद बरहमी का इजहार किया। उनसे सवाल उठाया कि आप आखिर वजह क्या है जो आप 57,000 से ज्यादा इलाटीज हैं जिनको आप कब्जा नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? तो वहां पर भी एलडीए कोई वादे जवाब नहीं दे पाई। उन्होंने पब्लिक अकाउंट कमेटी को किया है, मीडिया के अंदर भी ये बातें आती रही हैं। फरीद, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, रियाजुल हक और फैसल रजा खान साहब। रियाज, आप कोई सवाल करना चाहेंगे फरीद से? फरीद से मैं एक सिर्फ एक कनेक्टिंग, क्योंकि बाकी चीज़ें तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिमिलर चीज़ें हैं जो हम अभी जो एनालिसिस में करेंगे। फरीद, सिर्फ ये बताइए कि क्या कोई अदालत इस मामले को लेकर गया है? बहुत से मुतासरीन होंगे, 6000 से ज़्यादा एकड़ की ज़मीन है और अंदर सोसाइटीज़ बन गए, इंक्रोचमेंट हो गई हैं, आ रही हैं जा रही हैं, और डीजीज भी आ रही हैं जा रही हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रही। तो कुछ लोग अदालत गए हैं, क्या कोई भी अदालत मुतासरीन में से गया है? और अदालत अगर गए हैं तो वहाँ पे क्या स्टेटस है इस सारे मामले का? जी, मुख्तलिफ औकात में कुछ अलाटीज़ थे जो अपना एक ग्रुप बना के अदालतों में भी जाते रहे और अदालतों की तरफ से भी अलाटीज़ के हक़ में, फेवर में, उनके हक़ में ही फैसले किए गए हैं। एलडीए को मुतादिद मरतबा आला अदालतों की जानिब से भी अहकाम दिए गए कि अपनी ज़मीन को कब्ज़ा माफिया से वागुजार कराएं और जो अलाटीज़ हैं जिनसे आपने पैसे लिए उनको ये ज़मीन अलॉट करें। लेकिन एलडी देखें, एलडीए अदालतें सिर्फ अहकाम देती हैं, उन अहकाम पर अमल दरामद करना सिविल इदारों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जहाँ सिविल इदारे के अफसरान जो आला हुक्काम है वही काम ना करना चाहे तो अदालत कुछ नहीं कर सकती। अदालत को हमेशा सरकारी इदारों की जानिब से एक रिपोर्ट बना के पेश कर दी जाती है जिसमें सब कुछ अच्छा होता है। अमल दरामद करने वाले अफसरान भी होते हैं और अमल दरामद की मॉनिटरिंग करने वाले भी वही अफसरान हैं। कोई यहाँ पर चेक एंड बैलेंस नहीं है। 32 साल का अरसा गुजर चुका है। मुतादिद मरतबा अदालतों ने भी फैसले दिए कि फौरी तौर पर हाउसिंग स्कीमों को ना सिर्फ एलडीए स्कीम 42 बल्कि तैसा टाउन स्कीम के हवाले से भी यही मामला है। वहाँ पर भी हज़ारों अलाटीज हैं जिनके करोड़ों रुपए फंसे हुए, लेकिन एलडीए अफसरान में जो महकमा बल्दियात है इस हवाले से कोई संजीदा इकदाम नहीं कर रहा। एक बहुत बड़ी रकम है और बहुत अरबों रुपए मालियत की, हम इस रविश के ऊपर कायम रहेंगे। फैसल, आप कुछ सवाल करना चाहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक एलेबोरेट कर दिया है और ये बड़ा संगीन मामला है। देखें, बड़ा अफसोसनाक पहलू है फरजाना के ये बुनियादी तौर पे इस किस्म की स्कीम्स और ख़ास तौर पे जिस स्कीम का जिक्र जो है वो फरीद कर रहे हैं, हॉक्स बे स्कीम 42, इसका मकसद बुनियादी तौर पे कम आमदनी वाले लोग, मुतवसत तबके के लोग, उनके लिए छत जो है वो फराहम करना, उनके लिए प्लॉट्स जो हैं वो फराहम करना, उनको लीज़ पे देना। अब उसूली तौर पे तो जैसे फरीद ने कहा कि 1 साल के अंदर अंदर जैसे लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बात की और वादा किया था कि ये हो जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेट सूरत हाल ये है कि कोई भी इस किस्म की स्कीम है लाहौर से
कराची तक और पेशावर से गवादर और कोयटा तक जो है वो अनफॉर्चुनेटली उसमें जो लोग पिस रहे हैं इस चक्की के अंदर, वो तमाम के तमाम लोग या तो गरीब लोग हैं या मुतवसत तबके के लोग हैं, कम आमदनी वाले लोग हैं, जो सारी ज़िंदगी अपनी जमा पूंजी जो है वो इकट्ठी करते हैं और उसके बाद जो है वो या तो उनको उनका हक नहीं मिलता और पैसा खा के निजी सोसाइटीज़ या जो इस किस्म की सोसाइटीज़ हैं वो चली जाती हैं, या उसमें करप्शन आ जाती है, या उसके अंदर बाद में पता चलता है कि जी जो मकान बने हैं वो ज़मीन जो है वो गैर कानूनी है, चाइना कटिंग हुई है, या फिर वो नस्ला टावर की तरह किसी गैर कानूनी जगह पे। और फिर अदालतों की सूरत हाल आप देखें कि जब उनको गिराने का हुक्म दिया जाता है तो ये भी नहीं सोचा जाता कि मेरा अलबत्ता फरीद से एक सवाल जरूर था, क्योंकि फरीद आपने अच्छी खासी रिसर्च की है इस हवाले से, तो मैं सिर्फ ये जरूर पूछना चाहूंगी कि अवाम ने 605 मिलियन रुपए से ज्यादा की रकम जो है ना वो जमा करवा दी थी। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि इतना अरसा गुजरने के बाद क्या उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उनको मिल सका है, या फिर उस रकम के हवाले से कोई मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि उनको दिया जाएगा या नहीं दी जाएगी वो रकम उनको वापस? नहीं, रकम वापस करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई है। जो 600 मिलियन के करीब जो रकम इनको दी गई है वो लॉटीज ने लीज के मद में दी थी कि उनके प्लाटों को उनको लीज किया जाएगा। लीज तो इन्होंने की नहीं है, लेकिन अब जो पॉलिसी बना रहे हैं लीज की रकम में इजाफा करना जा रहे हैं, ये 35,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक का। लेकिन एलडीए हुकाम को जो हम वहाँ पर जो देख रहे हैं 32 सालों में जो हमें नज़र आ रहा है, वो ऐसा कोई हमें इनका प्रोग्राम लगता ही नहीं है, इरादा लगता ही नहीं कि ओरिजिनल जो लाटीज है उनको इनके पैसों का निमुल बदल मिलेगा। क्योंकि ज़मीन 32 साल में डेवलप नहीं हुई, जमीन की कीमत नहीं बढ़ी, जमीन की कीमत कब्जा होने की वजह से और पीछे चली गई। अगर मादी में वो प्लॉट अगर 25,000 रुपए का था तो आज उसकी कीमत 10,000 रुपए रह गई, क्योंकि अतराफ में चारों तरफ उस पर कब्जा हो गया। कोई वहां पर यूटिलिटी वहां पर नहीं पहुंच सकी, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर देखें एलडीए जितने भी अफसरान हैं, ये तमाम के तमाम जिम्मेदार अफसरान हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। देखें हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपनी आवाम को फायदा पहुंचाने के लिए हाउसिंग स्कीम का अनाउंस करती है। उस हाउसिंग स्कीम का फायदा जो आवाम को पहुंचना चाहिए था, लेकिन एलडीए और एमडीए के जो अफसरान हैं इनकी वजह से वो फायदा 32 साल गुजरने के बाद भी आवाम को मैसर नहीं है। बहुत गरीब लोग थे जिन्होंने वहां पर 40 गज, 80 गज, 160 गज और 120 गज के प्लॉट वहां पर बुक कराए थे और इस उम्मीद पे कराए थे कि हुकूमत उनको घर बनाने के लिए, सर छुपाने के लिए एक आशियाना देगी। लेकिन ये जो बीच के अफसरान हैं इन्होंने ना सिर्फ हुकूमत की पॉलिसी को खराब किया, हुकूमत की बदनामी का बायस बने, बल्कि जो अलाटीज है उनकी जहनी अजियत का बायस भी बने हुए और उनके माली नुकसान का भी बायस यही अफसरान बने हुए। देखें अभी आपने लीज दी नहीं है, 57,000 अलॉटीज हैं आपके जिनको आपने लीज देनी है। आपने लीज क्यों नहीं दी? आपने उस वक्त लीज देनी थी तो 3,000 या 4,000 में होती। आज आप उस रकम को रिवाइज करने जा रहे हैं, 35 से 60,000 रुपए करना जा रहे हैं। जमीन आप दे नहीं रहे, जमीन को डेवलप आप करा नहीं रहे, हुकूमत से भी पैसा लेके आप लोगों ने खर्च कर दिया, शहरियों से भी पैसे लेके आपने खर्च कर दिया। असल में तो इनको कटहरे में लाया जाए और इनसे एक एक पाई का हिसाब लिया जाए, क्योंकि इतना लंबा अरसा इस चीज को गुजर चुका है। फरीद आपने हमें काफी डिटेल्स दे दी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से फरीद बता रहे थे, सारी तफसीलात हमें दे रहे थे, 1993 में इस हाउसिंग स्कीम को शुरू किया गया था, लेकिन आज तक ये मुकम्मल ही नहीं हो सकी है। उल्टा देखा जाए तो इसके ऊपर कब्जा माफिया ने कब्जा कर लिया है। अब इस पूरी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ नाअहली थी या फिर पूरी की पूरी गवर्नेंस फेलियर है? ये देखिए फरजाना, मेरा अब तक का तारीख़ी पैराए में अगर मैं बात करूं, ये जो घर बनाने वाली और इस तरह की जो स्कीम्स होती हैं पाकिस्तान में जो है वो मेरा ख्याल है 90 की दिहाई से लेकर ऑनवर्ड्स, फिर 2000 में, और फिर उसके बाद हमने देखा कि जो है ये घरों वाला मामला जो था, इस तरह की स्कीम्स जो हैं वो हर हुकूमत के ज़माने में आता रहा कि जनाब हमारे पाकिस्तान में जो लोअर मिडिल तबका है उनके घर की छत नहीं होती, लिहाजा हम उनकी छत फ्राहम करेंगे। फिर जनाब वो पता चलता है कि ज़मीन चली गई और वो सोसाइटीज़ जो है वो वहाँ पर बन गई, और ये एक ऐसी कहानी है। मतलब इस्लामाबाद की एक मिसाल मैं आपको दूँ कि नीलोर हाइट्स में हज़ारों अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स वहाँ पे बने हुए हैं, ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा है। सिर्फ जो है वो पीटीआई की हुकूमत थी उस ज़माने में ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, लेकिन उसके बाद हुकूमत बदली तो अब तक जो है हम 2-3 मरतबा इसको देख चुके हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ये मामला आता है, वो कहते हैं जी आपने इसका क्या करना है। हमारे इदारे में और बहुत सी जगहों पर हमारे जानने वाले ऐसे लोग मौजूद हैं जो हाथ में लेटर लिए फिरते हैं कि जब हमारे पास तो अपार्टमेंट है, लेकिन उस अपार्टमेंट
डेवलपमेंट की कानूनी हैसियत क्या है, क्या किसी को कब्जा दिया जा रहा है, वहाँ पे क्या मामलात होंगे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो सियासी मुसलहतों का शिकार होती हैं हुकूमतें। और सबसे बड़ा जो इशू है वो डिसकनेक्ट है जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो, और जो अवाम है उनके दरमियान। उन्होंने कभी उनका दर्द महसूस ही नहीं किया कि टाइम शॉर्ट है रियाज, सॉरी टू कट यू हियर। मैं सिर्फ फैसल से पूछना चाह रही हूँ, फैसल सूरत हाल आपके सामने भी है, हजारों प्लॉट्स पर कब्जे हो चुके हैं। सवाल मेरा सिर्फ इतना सा है, छोटा सा है, सादा सा है कि मुतलका इदारे और जो हमारे लॉ एनफोर्समेंट है वो क्या कर रहे हैं, वो इतने बरस क्यों खामोश रहे हैं? फरजाना ये बड़ा अफसोसनाक है। देखें सिंध के अंदर ख़ास तौर पे सिंध के दारुल हुकूमत कराची में और सिंध के ऊपर हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी की रही है और दहाइयों रही है, और आज भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में निसार खोड़ो अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं और वो सवाल उठाते हैं, तहकीकात की बात करते हैं, तो वज़ीर बल्दियात ने क्यों नहीं किया? और सिंध हुकूमत कहाँ पे है? 57,000 लोगों को इंसाफ क्यों नहीं दिया गया? 32 साल के अंदर उनको कभी होश ही नहीं आया इस चीज़ की कि तहकीकात की जाए, ज़िम्मेदारान को तयन करके उनको सजाएँ दी जाएँ। फिर अदालतें जो हैं वो इंसाफ की फरामी जो है वो उसमें अगर ताख़ीर है तो इसका मतलब है आपकी अदालतें काम नहीं कर रही, और वहाँ पर अगर लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। आप मुझे बताएं कि जो लोग जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो इस स्कीम के अंदर डाल दी, वो कहाँ जाएं? वो अदालतों में जाते हैं तो वहाँ से उनको इंसाफ नहीं मिलता, वो हुकूमतों की तरफ जाते हैं तो वहाँ उनके बिजनेसेस कुछ और हैं। कब्ज़ा माफिया कराची के अंदर 60% से ज़ायद जो मुख्तलिफ जगह हैं वो इस वक्त कब्ज़ा माफिया के पास हैं। चाइना कटिंग अरूज के ऊपर है, मतलब सरकारी स्कीम्स के अंदर भी जो है वो कब्ज़ा माफिया बैठ के तो बंदर बांट कर रहा है और प्लॉट बांट रहा है। तो हुकूमत कहाँ सोई हुई है? अगर कराची शहर के अंदर ये सूरत हाल है तो आप ओवरऑल देखें कि सिंध के बाकी शहरों में क्या सूरत हाल होगी। लेकिन हमारा मुद्दा उठाने से हो सकता है हुकूमत होश के नाखून ले और हुकूमत को होश आ जाए। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो हॉक्स बे स्कीम 42 तकरीबन 57,000 प्लॉट्स पर मुश्तमिल एक बड़ा हाउसिंग मंसूबा है। 33 साल गुजरने के बावजूद तरक्याती काम मुकम्मल नहीं हुए हैं। अगर शफाकत हुई तो ये वाज़े हो सकेगा कि ताखीर की असल वजूहात क्या थी और अवाम के जमा कराए गए फंड्स कहाँ इस्तेमाल हुए हैं। इसके साथ ही वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सिंध और बलोचिस्तान से इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री के मामले पर गुफ्तगू की जो आईनी मुद्दत गुजरने के बावजूद ताहाल तातुल का शिकार है, और दूसरे हिस्से में कराची की हॉक्स बे स्कीम 42 का जायजा लिया है जो 3 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सकी है। इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ रियाजुल हक और फैसल रजा खान साहब मौजूद थे। अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे आलमी बैंक की ताज़ा रिपोर्ट की, जिसमें कम आमदनी वाले ममालिक खुसूसन जनूबी एशिया को दरपेश बढ़ते हुए मुआशी चैलेंजेस पर रोशनी डाली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भी शदीद मुआशी दबाव का सामना करने वाले ममालिक में शामिल है, जबकि सुस्त मुआशी नमू, महंगाई, तवानाई की बुलंद कीमतें और इलाकाई कशीदगी ने खदशात में मजीद इजाफा कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद होती साहब। होती साहब, सबसे पहले ये बताइए कि वर्ल्ड बैंक ने अब जो रिपोर्ट पेश की है उसके मुताबिक तो उन्होंने पाकिस्तान को खित्ते की मुश्किल तरीन मईशतों में शामिल कर दिया है। तो सवाल मेरा सिर्फ इतना सा है कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं जो पाकिस्तान को इस नहज पर लेकर आ गई हैं? जी, दर हकीकत जो जंग हो रही है इसको अभी तक ये टाइटल नहीं दिया गया कि ये वर्ल्ड वार 3 है, यानी तीसरी आलमी जंग है। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है उसमें ये लग रहा है कि कुछ खित्तों में ये वर्ल्ड वार ही बन चुकी है और थर्ड वर्ल्ड वार इन खित्तों में शुरू हो चुकी है। हो सकता है ये फैल भी जाए। जो आलमी बैंक है वो ये बताता है कि इस जंग की वजह से जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो इंसानों को भी हुआ है, घरों को भी हुआ है, मार्केटों को भी हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हुआ है, लेकिन जो सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो मईशतों को हुआ है। यानी कि मईशतें जो हैं वो बिल्कुल बैठने जा रही हैं, और इन मईशतों की जो असर पड़ा है वो इस वजह से पड़ा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रेल और सड़क और समंदर के रास्ते जो तिजारत होनी थी वो बाकायदा रुक चुकी है। अब तिजारत नहीं हो सकती, और हुर्मुज़ में जो कुछ हो रहा है वो उसका क्लाइमैक्स है। लेकिन उसके साथ साथ समुद्र के बहुत से इलाकों में ये जो तिजारत है रुकी हुई है और उसकी वजह से मईशत तबाह हो रही है। तो वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि तिजारत रुक गई है, ज़र मुबादला की सूरत हाल हर जगह ख़राब हो रही है, स्ट्रक्चरल सूरत हाल जो है
जो एक स्ट्रक्चर बना होता है, ढांचा बना होता है तिजारत का, वो ढांचा टूट चुका है। और वो कहता है कि इससे पाकिस्तान को भी मुश्किलात का सामना है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल जो है, वहाँ पे यूएई को आपने देख लिया है कि वो स्टैंड स्टिल हो गया है, वहाँ से लोग भाग रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? और जो अफ़गानिस्तान के साथ हो रहा है कि वहाँ पे फूड भी नहीं पहुँच रहा, वहाँ से कोई चीज़ें आ भी नहीं रही, और इसकी वजह से आबादी का एक बहुत बड़ा मसला बन रहा है। और वो मसला अब लबनान में भी बन चुका है क्योंकि इसराइल हमला कर चुका है। तो ये पूरा खित्ता जो है मशरिक़ वस्ता का, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये इंडिया के साथ जंग के बाद से ये खित्ता जो है अब मुसीबतों का शिकार है। अब इसके लिए करना क्या है? जो वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर इसमें जल्दी अमन ना आया और वर्ल्ड वार 3 जो है वो मुख्तलिफ कैटेगरीज में 1, 2, 3 स्टेजेस पे चली गई, ठीक, तो उसको रोकने वाली क़ुव्वतें भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो बमबारी है वो जारी रखी हुई है। इसके अलावा जो अफ्रीका के कुछ ममालिक हैं वहाँ पे खबरें नहीं आ रही क्योंकि वहाँ पे जो हॉट वार है वो नहीं हो रही, लेकिन दर हकीकत वहाँ पे भी मईशत को स्टैंड स्टिल आ गया है। इसके अलावा जो अरब इलाके हैं तो वो तो सारे ही अब मुतासिर हो चुके हैं। पाकिस्तान को मोदी साहब, हमें तो अपने पाकिस्तान की फिक्र लाहिक है, हमें तो अपने पाकिस्तान की फिक्र खाई जा रही है। मुझे बताएं, अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो पाकिस्तान की इकॉनमी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और आम शहरी की जो जिंदगी है उस पर शॉर्ट टर्म की बात की जाए या फिर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो उसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, ये बताइए हमें। जी, जो शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के सबसे ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं वो ये कि पाकिस्तान में ज़र मुबादला नहीं आएगा। जो रेमिटेंसेज हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उन्होंने बहुत सारा ज़र मुबादला रोक रखा है। उसके अलावा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में नहीं आएगी। और उसके अलावा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को पाकिस्तान के नुकसान पहुंचा तो उसका रिपेयर करने के इम्कानात कम हैं। फिर हो सकता है कि जो ईरान के साथ जो कुछ हो रहा है, तो ईरान अगर किसी तरीके से जंग को अपनी तरफ से भी फैलाना शुरू करे तो उसका टारगेट पाकिस्तान भी हो सकता है। इस दौरान अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया जा सकता है कि पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दो। तो ये सारी मुश्किलात और अंदेशे मौजूद हैं और वर्ल्ड बैंक ने समराइज़ किया इसको और उन्होंने ये कहा है कि फ़ी कस आमदनी इस इलाके में गिरती चली जा रही है और ये एक ऐसे मुकाम पे चली जाएगी कि मार्केट को भी तबाह करके रख देगी। इसके अलावा गुर्बत जो है उसमें कमी नहीं आएगी। अब पाकिस्तान में और इंडिया में और जो मशरिक़ वस्ता के इलाके हैं और दूसरे अफ्रीकन इलाके हैं, वहाँ पे जो है खुराक का मसला होगा, वहाँ पे अद्वियात का मसला होगा और ये जो है थर्ड वर्ल्ड वार इसको कैटेगराइज कर दिया जाएगा बहुत जल्द। मोदी साहब, अगर ये बात आपको या फिर मुझे पता है, अगर हमें इस बात का अंदाजा है तो क्या हुकूमत को इस बात का अंदाजा नहीं है या हुकूमत के पास कोई वाज़ेह रोड मैप या फिर प्लान ऑफ एक्शन मौजूद नहीं है क्या इस हवाले से? इस सूरत हाल में सबसे ज़्यादा अहम सवाल यही है और इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान में क्या जो सियासी इंतशार है वो कम हो रहा है? नहीं हो रहा। नहीं। अगर आपकी माशी सूरत हाल ठीक होगी तो सियासी इंतशार की तरफ भी तवज्जो हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हो रहा। अगर आपके ज़र मुबादला की कमी है और आपके बिजनेसेस यहाँ पे नहीं हो रहे और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे नहीं आ रही और इसके अलावा जो हुकूमत को मासूलात हैं वो भी बहुत कम मिल रहे हैं, तो डिसफंक्शनल नहीं हो जाती स्टेट उससे। तो पाकिस्तान को इस जंग और कैसी हालात में जंग शुरू हुई और किस तरफ जंग जारी है, ये जो सूरत हाल है इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होने का खतरा है। उस नुकसान को रोकने के लिए वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो फील्ड मार्शल हैं उन्होंने खुसूसी तौर पे सऊदी अरब के साथ, ईरान के साथ, अमेरिका के साथ, इवन इंडिया के साथ जो है राब्ते जारी रखे हुए हैं। वो इसलिए कि अगर पाकिस्तान पे बहुत तेज़ी से ये आफात आने शुरू हो गई तो पाकिस्तान की इस इंतशार के दौरान मईशत जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान और भी पहुंच सकता है। इसके बारे में सीरियस क्यों नहीं हुआ जा रहा? क्योंकि सियासी इंतशार ने सियासतदानों के, ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग पे कब्जा कर रखा है। वो कोई पॉलिसी स्टेटमेंट भी जो अमल में आने वाली है उसको बयान नहीं कर रहे और यही सबसे बड़ा खतरा है। जिस तरह कोई और सीरियस होना हो, हम तो बहुत सीरियस हैं और हमारे साथ बैठे पैनलिस्ट भी शायद बहुत सीरियस हो गए हों, वो भी आपसे सवाल करना चाह रहे होंगे। रियाजुल हक साहब और फैसल रजा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, आप होती साहब से कोई सवाल करना चाहेंगे?
जी बिल्कुल होती साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है और ज़ाहिर है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो है वो बड़ी चश्मकुशा है इस हवाले से। लेकिन ये चीज़ें तो ज़ाहिर है नज़र आ रही हैं और स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर बहुत ख़तरात मौजूद हैं, वो मंडला रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर और दीगर तरक्की पजीर ममालिक। पहले सवाल ये है कि होती साहब, पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं वो कितने हैं और हम कब तक सस्टेन कर सकते हैं अगर हमारी ऑयल इंपोर्ट्स जो कि 80 to 90% हैं और ख़लीजी ममालिक से हैं, और वो इस वक्त जो है वो बाबुल मंदब भी तकरीबन बंद है और अपनाए हुरमुज़ भी बंद है, और वहाँ से अगर हमारे ऑयल टैंकर्स जो हैं वो नहीं पहुँच पाते या कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तो क्या हमारे पास जो है वो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व मौजूद हैं, कब तक के हैं, और सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या हमने अल्टरनेट मार्केट्स जो हैं वो एक्सप्लोर कर रखी हैं कि हम कहीं और से भी जो है वो चीज़ें ले सकते हैं? जी, पेट्रोलियम रिसोर्स जिसमें गैस भी शामिल है, उसकी जो पहले से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बड़ी कीमत देकर लेना होता था और अब मिलता भी नहीं है, तो ना मिलने की वजह से भी कीमत बढ़ रही है और जंग की वजह से सप्लाईज जो हैं वो रुकी हुई हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा बजट चाहिए कि वो इसको सब्सिडाइज करे पेट्रोलियम को, वरना पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट जो है स्टैंड स्टिल हो जाएगी। अगर वो स्टैंड स्टिल हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि मईशत का भट्ठा बैठ जाएगा। इस पर एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए हुकूमत ने कोई गुज़श्ता 15-20 दिन से बहुत ज़्यादा सरगर्मी से एक स्ट्रेटजी पर गौर शुरू किया है कि हम इमरजेंसी की सूरत हाल में क्या करेंगे। इस वक्त की सूरत हाल को अभी इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया जा रहा, लेकिन ये इन्फ्लेशन का तो वजह बन रही है ना, और ये इन्फ्लेशन अगर कायम रही और बढ़ती रही पेट्रोलियम की, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके कारोबार ठप हो जाएंगे, आपकी इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन ठप हो जाएगी। उसकी वजह से ये लाजिम था कि जो हमारे पास रिजर्व्स हैं हम उनकी फाइंड्स को एक्सपेंड करते, हम उसके वॉल्यूम को जो है वो एक्सप्लॉइट करते, और उसके बाद ये जो इसकी ट्रांसपोर्टेशन है इसको हम तेज़ करते। लेकिन चूँकि हम इंतशार में रहे हैं सियासी, चूँकि हम माशी इंतशार भी उसी की वजह से आ गया, और उसकी वजह से हम वो रिजर्व्स ऑफ मनी नहीं पैदा कर सके कि वो ठेके देने पड़ते हैं ना इसके। वो ठेके देने वाले जो है वो मुफ्त नहीं करते ना, वो टेक्नोलॉजी लाते हैं, वो फाइंड्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, उसके बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम करते हैं। तो इस सारे के लिए एक एक्स्ट्रा बजट चाहिए था, क्योंकि जंग भी हो रही है और इस दौरान जो मईशत की सूरत हाल है वो भी बिगड़ती चली जा रही है। तो हम 5 किस्म के बहरानों में फंसे हुए हैं। ठीक है, उन बहरानों में कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाना जो फौरी तौर पे अमन में आए, इसका इम्कान बहुत कम है। उसके लिए जो सरमाया है, जो ज़र मुबादला है, वो पाकिस्तान आना अब और भी मुश्किल हो चुका है। उसके लिए एक नया बजट चाहिए। बहुत सी मुश्किलात होती साहब हमें दिखाई दे रही हैं। रियाजुल हक भी हमारे साथ मौजूद हैं। होती साहब, वो भी लाजमी तौर पे उनके माइंड में बहुत से सवाल आते होंगे जो घूम रहे होंगे। रियाज, आप सवाल करना चाहेंगे होती साहब से? नहीं, हम आगे तबसरे की तरफ जो है वो बढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें यहाँ पे कहने को हैं। ख़ास तौर पे जो फैसल ने सवाल पूछा ऑयल फैसिलिटी और उसके हवाले से, रास्तों के हवाले से, तो अभी रिसेंटली कुछ डिसीजन लिए गए हैं और इसका हमारी मईशत पे क्या असर होगा उसको हम आगे लेकर चलेंगे। तो फिलहाल मेरा ख्याल है कि आगे की तरफ हम ठीक है। इकराम होती साहब हमारे साथ मौजूद थे, डिटेल्स हमारे साथ शेयर करते। होती साहब बहुत शुक्रिया। रियाज, आपसे ही फिर मैं पूछूंगी, क्योंकि आपने भी पूरी गुफ्तगू सुनी है। जिस तरह से होती साहब कह रहे थे कि रीजन की ग्रोथ जो है ना वो कम हो रही है और मार्केट एक्सपेंशन जो है वो भी अब इस वक्त रुक चुकी है, तो मुझे सिर्फ इतना बताएं कि पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट फिर कैसे बढ़ाएगा अगर ये दोनों चीज़ें रुकती गई? जी फरजाना, ये इंतहाई अहम जो है वो ये टॉपिक है सारा, और ये रिपोर्ट भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ अर्सा पहले ये रिपोर्ट आई थी, एक रिपोर्ट पे हमने 2 हफ्ते प्रोग्राम किया, वो अलग रिपोर्ट थी, ये अलग रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट पाकिस्तान में हमारे यहाँ प्लानिंग में और फाइनेंस में कुछ लोगों को शायद पसंद ना आए। उनका कहना है कि जी इंटरवेंशन है, सारा कुछ है, लेकिन जब आप पैसे ले रहे हैं किसी से तो इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है। ऑयल की बात हुई तो हमने जंग शुरू होने से पहले तकरीबन 4-5 महीने पहले RLNG के कुछ 25 के करीब जो कार्गो थे जो हमने कतर से लिए, जो हमें बाद में लगा कि एक्सेस में लिए, तो हमने वो आलमी मार्केट में जो है वो बेच दिए। और ज़ाहिर है बेचे कतर ने, लेकिन उसमें जो परसेंटेज वगैरह थी वो उनके साथ ऑलरेडी हमारी तय थी। और उसके बाद अब हमने रिसेंटली चीन से जो है वो गैस ख़रीदी है, वो
इंतहाई महंगी जो हमने वो गैस खरीदी है, अब अंदाज़ा लगाएं कि जब वो हमारे सिस्टम में आएगी, हमारे घरों तक पहुँचेगी और लोग जब वो गाड़ियों में इस्तेमाल करेंगे तो उसकी कीमत वगैरह क्या होगी, वो एक अलग कहानी है। जो बड़ा चैलेंज है हमारा ये है कि हुकूमत ने जैसे तैसे करके निचोड़ के या जो भी किया, मैक्रो जो चीज़ें थी वो तो डेवलप जो है वो स्टेबिलिटी आ चुकी है। हाँ। मार्केट जो है वो किसी हद तक हम कह लें, लेकिन असल चीज़ ये है कि क्या, जिस तरह आपने ट्रेड और दूसरी चीज़ें बात की, ट्रेड डेफिसिट 39.5 जो है वो बिलियन तक पहुंच चुका है और वो डिप जो है वो करती जा रही हैं। हम चीज़ें बाहर से ज़्यादा मंगवा रहे हैं, यहाँ से बाहर जो है वो कम जा रही हैं। जो हमारी जो एक्सपोर्ट है वो मुसलसल नीचे जा रही हैं। तो रिपोर्ट में बड़ी वजाहत और फसाहत के साथ लिखा हुआ है अपने जो टैक्सेशन है उसको ब्रॉडन करना है। अब ये पेट्रोल के मामले में आप देख रहे हैं कि रोज़ाना पेट्रोल बढ़ाया जा रहा है, 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये। जो पेट्रोल पंप्स मालिकान ने जो तनकीद की और जो बाइकआउट करने की कोशिश की, उनको भी समझ बैठे बिठाए जो 16 रुपये हमने एहतजाज शुरू किया तो हमें अब तक 16 रुपये का फ़ायदा जो है पर लीटर उनको जो है वो हो चुका है। तो वो भी अब खामोश हो गए हैं। मसला ये है कि जब आपको ये एक जो है वो 110 रुपये तकरीबन जो है वो टैक्स ले रहे हैं पेट्रोल पे और तकरीबन 80 से 100 से कम वो डीजल पे भी आप ले रहे हैं, तो आपके पास ये आसान तरीका आ गया है कि जो FBR जो शॉर्टफॉल है टैक्स कलेक्शन का, वो आप जो है वो पेट्रोल के आम आदमी से जो है वो ले रहे हैं। ये एक बहुत, तो टैक्स को जो ब्रॉडन करना है वो हमारे यहाँ नहीं किया जा रहा। फिर उसके बाद जो स्टेट जो SOEs हैं, जो एंटरप्राइजेज हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, उसके जो लॉसेस मुसलसल जो बढ़ते जा रहे हैं, डेट उनका बढ़ता जा रहा है, सर्कुलर डेट उनका बढ़ता जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। डिस्कोस पे हम कितनी रिपोर्ट कर चुके हैं, गेपको पे, लेस्को पे उनकी कितनी ज़्यादा लॉसेज हैं, लाइन लॉसेज और दूसरी चीज़ें, उस पर कोई फोकस नहीं हो रहा। फिर उसके बाद देखा जाए तो एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स की जरूरत है, उसको कोई नहीं देख रहा। हमने देखा ये सारी चीजें इस रिपोर्ट के अंदर डिफाइन की गई हैं। रियाज, फैसल, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि जब रिपोर्ट ये कह रही है कि एनर्जी हो गई या फिर फूड और फर्टिलाइजर्स हो गई, इनकी कीमतें भी आने वाले दिनों में मजीद बढ़ सकती हैं, तो क्या आने वाले महीनों में महंगाई का एक नया वेव देखने को मिलेगा हम सबको? जी बिल्कुल ऐसा ही है फरजाना, अनफॉर्चुनेट है लेकिन ऐसा ही है, हकीकत यही है, कोई सच नहीं। प्रॉब्लम ये है, जैसे रियाज ने एलेबोरेट किया, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा कि आपकी मईशत गुज़श्ता 80 साल से जो है वो पीछे जा रही है और कर्ज़ों का बोझ बढ़ रहा है, सूद की अदायगियाँ बढ़ रही हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस काम नहीं कर रहे, वो बोझ हैं। आपके जो हुकूमती कर्ज़े हैं उनकी शरह जो है वो बढ़ती चली जा रही है, दरामदी ईंधन पर हमारा इन्हिसार है। अगर इसी सूरत हाल में, अभी जुलाई का महीना है, आगे अगस्त आ रहा है, अगर इसी सूरत हाल में कुदरती आफात आती हैं तो क्लाइमेट चेंज का हमें सामना है, उस पर खर्चे के लिए हमारे पास पैसे नहीं होंगे। शहरी ढांचा जो है वो तरक्की के साथ आगे नहीं बढ़ रहा, को वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। गैस और बिजली पे चलते हैं ना, तो अगर वो इंपोर्ट नहीं होगी तो बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन, नो डाउट वर्ल्ड बैंक की ये जो रिपोर्ट आई है वो मुस्तकबिल के मुमकिना मुतरात की एक वाज़ेह वार्निंग दे रही है हम सबको। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान बर वक्त फैसले करके उन चैलेंजेस का मुकाबला कर पाएगा या फिर बहरान जो है वो मज़ीद गहरा होता जाएगा। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।